तथ्य की चर्चा कर लेते हैं या कुछ फैक्टों की चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या फैक्ट की चर्चा करेंगे? तो सबसे पहले फैक्ट नंबर 1 कि ये जो सभ्यता है ना, यह एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है बच्चों? यह एक नगरीय अर्बन सिविलाइजेशन है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। अब नगरीय सभ्यता क्यों है ये तो जान लो, क्योंकि बच्चों सबसे पहला पॉइंट है सड़कें। तो बच्चों सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कें साफ सुथरी थी, यहां पे नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी, जैसे आज दिखती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, साफ सुथरी। दूसरी बात, सड़कें जो थी बच्चों यह ग्रिड सिस्टम से जुड़ी हुई थी। ग्रिड सिस्टम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों ये पॉइंट। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि जब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है तो उसको क्या कहा जाता है? ग्रिड सिस्टम की सड़कें। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम से सड़कें जुड़ी हुई थी। दूसरा बच्चों निकासी व्यवस्था, निकासी का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था। जल निकासी व्यवस्था उत्तम थी बच्चों, जल निकासी व्यवस्था, जल निकास कैसा था? बहुत बढ़िया, उत्तम व्यवस्था थी इसकी, सर्वोत्तम व्यवस्था। जल निकास बच्चों ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जिस शहर में रहते हैं, जहां से मेरी क्लास देख रहे हैं बच्चों, आप मेरी जहां से क्लास देख रहे हैं, अगर 24 घंटे बारिश हो जाए तो आपके शहर की पोल खुल जाएगी। भारत में अगर कई सारे शहरों की स्थिति ऐसी है, अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो पानी जमा हो जाता है और बच्चों बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। बहुत सारे शहर इसके एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चों याद करके रखो कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इतना जबरदस्त था कि नालियां बड़ी अच्छे से एक घरों से निकली हुई होती थी और वो नालियां बाद में अटैच हो जाती थी। उसके बाद वो अरेबियन सी, अरब सागर में जाकर गिरती थी, पूरा पानी निकाल ले जाती थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जल निकासी व्यवस्था उत्तम थी बच्चों, साथ साथ सड़कें जो थी वो साफ सुथरी थी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? वो ये है कि डस्टबिन के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, कूड़ादान के साक्ष्य। बच्चों कूड़ादान, डस्टबिन के साक्ष्य मिले हुए हैं। नगरीय सभ्यता क्यों कही जाती? 3 पॉइंट मैंने बता दिया। सबसे पहले सड़कें सब बढ़िया हैं, ग्रिड सिस्टम से जुड़ी हुई है, जल निकासी व्यवस्था सबसे अच्छी है, कूड़ादान के साक्ष्य मिले हुए हैं। बच्चों जो दरवाजे थे ना, वह मुख्य सड़क से दूसरी ओर खुलते थे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। दरवाजे मुख्य सड़क से दूसरी ओर, मुख्य सड़क से दूसरी ओर खुलते थे। क्यों? अब आप खुद ही लॉजिक लगा लो कि अगर सड़कों की ओर खुलेंगे तो जो धूल मिट्टी पॉल्यूशन होगा वो घर में जाएगा। लेकिन बच्चों लोथल को छोड़कर, लोथल में ऐसे घर मिले हुए हैं, लोथल को छोड़कर लोथल में ऐसे घर मिले हुए हैं जो है सड़कों की ओर खुलते थे। तो ये याद रखेंगे। तो ये मैंने 3 से 4 पॉइंट आपको बताए कि जो इसे कहते हैं अर्बन सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं? अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? 3 पॉइंट, हालांकि बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहले सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, कूड़ादान के साक्ष्य, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुल रहे हैं, लोथल में जो है दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुल रहे हैं, तो इसीलिए इसको अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। पहला पॉइंट आपको ये समझ में आया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट कि जो इस सभ्यता का समाज था, बहुत ध्यान से समझेंगे, जो इस सभ्यता का समाज था वह था क्या? मातृसत्तात्मक। क्या था बच्चों? मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रियार्कल। क्या कहते हैं? मैट्रियार्कल कहते हैं। अर्थात जो सोसाइटी वुमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है उसको मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? चलो, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सोसाइटी है ना बच्चे, सोसाइटी मैट्रियार्कल है, मातृसत्तात्मक है। आप याद करके रखना, इतिहास की सबसे बड़ी बात क्या है, वो कहते हैं कि जब समाज में महिलाओं की स्थिति बुरी हो जाती है बच्चे, जब समाज में महिलाओं की स्थिति बुरी हो जाती है, समाज कहता है उस समाज का क्या होता है? पतन हो जाता है। मैं आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आज ही दूंगा कि जहां जहां महिलाओं की स्थिति बुरी हुई है और वो समाज गिर गया, खत्म हो गया।
ठीक है, तो यहां पर सोसाइटी बहुत अच्छी थी, महिलाओं के हाथ में पूरा समाज था, वुमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी, ठीक है, महिला प्रधान समाज था यहां का, ठीक है। और बच्चों ये पता कैसे किया गया, तो यहां पर बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, इस वजह से ये पता किया गया कि यहां की सोसाइटी कैसी थी, मैट्रियार्कल थी, याद करके रखोगे। तो ये पॉइंट यहां पर मैं स्टार लगाता हूं, ये आपके पेपर में पूछा गया है। मैट्रियार्कल सोसाइटी कैसी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये जो सोसाइटी है वो मैट्रियार्कल है बच्चे, इस बात को बढ़िया से फोकस कर लें, ठीक है। अच्छा बिल्कुल, विष्णु कुमार जी कह रहे हैं कि सर आपका एप्लीकेशन कब आएगा, मुझे बैच परचेस करना है। अभी तो फिलहाल आप ऐसे ही पढ़ लो, ठीक है। अभी निःशुल्क हम सोचते हैं कि भारत सरकार जो एक कहती है ना शिक्षा का अधिकार दे रहे, उसमें भी हम थोड़ा सा योगदान कर पाए, तो बढ़िया से हम काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। आप एग्जाम क्वालिफाई करो, बाकी की बातें आगे देखेंगे, ठीक है। तो बढ़िया से आप पढ़ते रहें। बहुत स्वागत है रोहन कुमार, बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। शीतला प्रसाद, बढ़िया से पढ़ते रहो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की समस्या नहीं है। सहजता ही ज्ञान प्राप्त करने का आधार है, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, बस, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया समाज कैसा था बच्चों, मातृसत्तात्मक। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा था ना, सभ्यता को जानने के क्रम में, सभ्यता को समझने के क्रम में, सभ्य होने के क्रम में बच्चों सबसे पहले धातु, धातु का इस्तेमाल, मैंने आपको बताया था ना, मेटल यूज नहीं करते थे कौन, प्री हिस्टोरिक एज वाले, इसलिए वो सभ्य नहीं थे। तो यहां पर धातु इस्तेमाल, कौन सी धातु का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, कौन सी धातु का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान से समझना। कॉपर में क्या मिलाना सीख लिया है, टिन मिलाना सीख लिया है। तो ये किस धातु का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, ये कर रहे हैं कांस्य, जिसको क्या कहते हो इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हो, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो, ब्रॉन्ज कहते हैं। कॉपर और टिन मिला के क्या बनाते थे, कांस्य बनाते थे, इसलिए सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ध्यान से समझेंगे बच्चों। कॉपर कहां से लेते थे पता है आपको, कॉपर कहां से लेते थे, तो बच्चों राजस्थान में बहुत सारी खाने थी इसकी, ठीक है। और बच्चों टिन, टिन क्योंकि इंडिया में होता नहीं था, तो ये अफगानिस्तान के बाहर वाले क्षेत्रों से इंपोर्ट करते थे, ठीक है, अफगानिस्तान से इसको इंपोर्ट करते थे। ध्यान से समझेंगे। और ये क्या बना देते थे, मेटल में कांस्य बना देते थे। तो धातु वाला पॉइंट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेटल में धातु का इस्तेमाल बड़े स्तर पे कर रहे हैं, इसलिए इनिशियली इसका नाम ही पड़ गया क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। क्लियर, समझ में आ रहा, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा गया। क्लियर, तो हमने समाज देख लिया है और हमने ये इधर प्रूवन देख लिया, नगरीय सभ्यता क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद प्रिय पशु की हम बात करें, प्रिय पशु, प्रिय पशु बच्चों, प्रिय पशु कैसे पता किया कि मुहरों पे सबसे ज्यादा किस पशु का अंकन है, इसी से पता चलता है कि, क्योंकि हम इनकी लिपि को नहीं पढ़ पाए बच्चे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रिय पशु कौन है, फेवरेट एनिमल, तो बच्चों एक श्रृंगी एक पशु है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक श्रृंगी पशु जो है इनका क्या है, प्रिय पशु है। यहां पर लिख लूं, एक सींग है उसके, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु। और एक श्रृंगी पशु का सबसे ज्यादा मोहरों में अंकन है बच्चों, एक श्रृंगी पशु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है। और बच्चों एक चीज जान लो, प्रिय पशु में और कौन आता है, कुबड़ वाला बैल, जो कि दूसरे स्थान पे है। दूसरा प्रिय अगर पूछेगा तो कुबड़ वाला बैल, विष्णु प्रसाद जी, विष्णु कुमार जी बिल्कुल याद करेंगे, कुबड़, प्रिय पशु में कुबड़ वाला बैल दूसरे स्थान पे है, कुबड़ वाला बैल। तो अक्सर अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बता देता हूं, उसमें एक श्रृंगी पशु ऑप्शन में नहीं रहता था, तो कुबड़ वाला बैल लगा देते थे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप लगाएंगे यूनिकॉर्न को, एक श्रृंगी पशु को। कोई समस्या, ये फैक्ट आपको याद हो गया प्रिय पशु। एक फैक्ट और है जो आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा, वो है बच्चों व्यवसाय। वो क्या है बच्चों, व्यवसाय। बच्चों व्यवसाय क्या था, ऑक्युपेशन क्या था, तो बच्चों व्यवसाय को इनके दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो है प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक मतलब प्राइमरी, मुख्य रूप से प्राथमिक या मुख्य व्यवसाय उसे कहते हैं, मतलब मुख्य रूप से करते क्या थे। और दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक का मतलब होता है सेकेंडरी, किस पे डिपेंडेंट थे, या गौण व्यवसाय भी इसको कहते हैं, सेकेंडरी जिसे इंग्लिश में आप कहते हो, ठीक है। तो व्यवसाय में इंडस वैली के लोग मुख्यतः देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर करते थे बच्चों, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था बच्चों।
कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था, और गौण व्यवसाय या सेकेंडरी अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो बच्चों दूसरे नंबर का इनका व्यवसाय क्या था, व्यापार था। ये आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और ये प्राथमिक वाला क्वेश्चन कई बार आया, जहां स्टार लगा रहा हूं उस बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? कृषि करते थे मुख्य रूप से, लेकिन द्वितीय तौर पे क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें इनकी लिपि की, तो बच्चों इनकी जो लिपि है ना वह भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक, पिक्टोरियल फॉर्म में है। भाव चित्रात्मक का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिक्टोरियल। पिक्टोरियल के फॉर्म में है बच्चों। भाव चित्रात्मक का मतलब पिक्टोरियल है, भाव चित्रात्मक पिक्टोरियल है बच्चों। और बच्चों इसमें कम से कम 250 से लेकर 300 आपके चित्र पाए गए हैं। 250 से लेकर 300 चित्रों में लिखा हुआ है। अभी तक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह बच्चों लेफ्ट टू राइट, ये जो भाव चित्रात्मक है यह लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी बच्चों, हमेशा ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, इसे हमेशा याद करके रखेंगे। राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, हमेशा याद करके रखेंगे। और इसमें जो है चित्रों में देखा जाए तो मछली के चित्रों का प्रयोग ज्यादा है, मछली के चित्रों का प्रयोग ज्यादा, प्रयोग अधिक किया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फैक्चुअल डेटा बता दिया है। जितने सारे लोग मुझे देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया है। कुछ लोग कह रहे नहीं व्यापार प्राइमरी होगा, तो बिल्कुल बच्चे ये याद करके रखोगे, ये द्वितीयक व्यापार था, प्राथमिक कृषि था, हमेशा याद रखें, गलत नहीं करोगे। ठीक है, क्विज लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। प्राथमिक जो था वो कृषि था, द्वितीयक व्यापार था, आज से याद कर लो, गलत नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, ओके, ध्यान से समझें। तो ये फैक्ट वाला पॉइंट आपको समझ में आया? अगर फैक्ट वाला पॉइंट समझ में आया तो ये हैशटैग करके मुझे कंफर्म करो। जितने बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, अगर आपको ये फैक्ट वाला पॉइंट समझ में आया तो एक बार मुझे हैशटैग करके कंफर्म। कंफर्म करो, बहुत बढ़िया। तो ये फैक्चुअल डेटा कंफर्म हो गया, फैक्चुअल डेटा सबको समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। विष्णु जी जो लिख रहे हैं, प्राइमरी क्या था इनका, कृषि था, बिल्कुल प्रूवन है, एनसीईआरटी फैक्ट प्रूवन है। देखो जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं ना, ये बहुत वेरीफाइड डेटा है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों का एक कंफ्यूजन है कि सर व्यापार ही करते थे, नहीं बच्चे, सेकेंडरी व्यापार करते थे, प्राइमरीली वो एग्रीकल्चर कर लेते, याद करके रखें। क्लियर हो गया? और जब इसको हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, तो प्राइमरी में बताऊंगा पशुपालन था, सेकेंडरी बताऊंगा कृषि था। क्लियर समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आप सबका। चलो अब आगे चलते हैं। तो फैक्चुअल डेटा मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक देखो सिंधु घाटी सभ्यता, एक बार फिर से मैं बताता हूं, देखो कैसे, कितना, मुझे नहीं लगता यूट्यूब में आपको यूट्यूब पे कोई फ्री कोर्सेज में इतना डिटेल्ड एनालिसिस दे रहा होगा। इंडस वैली, ठीक है, सबसे पहले नाम क्या था, फिर समय काल क्या था, फिर कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन क्या थी, विस्तार कहां तक हुआ है, ये पूरा चार्ट, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, याद करके रखना है। फैक्चुअल डेटा, नगरी सभ्यता क्यों थी, मतलब समाज कैसे था, धातु क्या थी, प्रिय पशु क्या था, व्यवसाय क्या था, ये सारी चीजें आपके समक्ष रख दी गई। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करूंगा, कुछ इंफॉर्मेशन, जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है ना, उनकी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनकी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, ज्यादा नहीं, कुछ ही कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है, महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण स्थल में सबसे पहला स्थल क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला स्थल बच्चों हड़प्पा। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, हड़प्पा के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों, हड़प्पा के बारे में पढ़ लेते हैं। हड़प्पा के बारे में जो पहली इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि बच्चों जो हड़प्पा जो साइट है
वह 1921 में खोजी गई है। कब खोजी गई है? 1921। अब क्योंकि एडीबीसी हमने अभी पढ़ा है तो ये एडी 1921 एडी में ये साइट खोजी गई है। पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है, 1921 एडी में ये पूरा रखा गया है। शीतला प्रसाद जी कह रहे हैं कि सर क्लास कब तक चलेगी? तो बच्चे क्लास पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जब तक खत्म नहीं होगा पूरी तब तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1921 ईस्वी में। और दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि इसकी खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। किसने की है? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। 2 पॉइंट हो गया आपको याद। तीसरा पॉइंट बच्चों किस नदी के किनारे है? तो यह बच्चों रावी नदी के किनारे है। 3 फैक्ट हो गए। चौथा फैक्ट तो बच्चों यह पाकिस्तान में स्थित है आज के हिसाब से देखा जाए तो। ये 4 फैक्ट आप किसके बारे में याद करेंगे? हड़प्पा के बारे में। बच्चों वहां से कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, फाइंडिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वहां से कुछ मिली है जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले वहां से क्या मिली है बच्चों? मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली है। तो यहां पर मैं ऐसे करके लिखता जा रहा हूं क्या क्या फाइंडिंग है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की बात कर रहे हैं। मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति, मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति मिली है। ठीक है, मातृदेवी, इसीलिए इस समाज को क्या कहा गया? इसलिए इस समाज को मैट्रियार्कल मातृसत्तात्मक कहा गया। तो मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति मिली है बच्चों। यहां से पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। पीतल की इक्का गाड़ी, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। पीतल की क्या मिली है बच्चों? इक्का गाड़ी मिली है यहां से। और बच्चों यहां से पुरुष धड़ के पाषाण की मूर्ति मिली है। मतलब पुरुष का धड़ है, मतलब ये सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा है। पुरुष धड़ के पाषाण की मूर्ति, पुरुष धड़ की पत्थर की मूर्ति या पाषाण की मूर्ति। ठीक है, 3 याद हो गए आपको कौन कौन से? मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति, पीतल की इक्का गाड़ी, और क्या? पुरुष धड़ की पत्थर की मूर्ति। याद हो गई इतना? बच्चों गेहूं के साक्ष्य, यहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यहां से बच्चों यहां से जौ के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं। और किसके साक्ष्य मिले हुए हैं? जौ के साक्ष्य मिले हुए हैं। बच्चों एक कब्र यहां से मिली हुई है जिसको R37 कब्र कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है R37 से। कहां से मिली हुई है ये? तो ये हड़प्पा से मिली हुई है बच्चों। पुरुष धड़ की मूर्ति से भी क्वेश्चन आया हुआ है और मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति से भी क्वेश्चन आया हुआ है। बच्चों सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मुद्राएं यहां से मिली हुई है। सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मुद्राएं, सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मुद्राएं। बच्चों ये जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं ये कहीं ना कहीं यहां पूछा गया है। बच्चों एक लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का ताबूत। इसे जो इतिहासकार है ना, इतिहासकार इसे कहते हैं कि यह किसी विदेशी का कब्र रहा होगा। विदेशी का कब्र। बच्चों कोई विदेशी यहां आया होगा और उसकी मृत्यु हो गई होगी तो उसे ताबूत में दफना दिया गया। तो लकड़ी का ताबूत और कहीं से नहीं मिला है, सिर्फ हड़प्पा से मिला है। तो ये जो फाइंडिंग्स मैंने आपको बताई है, कितनी फाइंडिंग्स, वैसे तो बहुत सारी चीजें मिली हैं लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति, पीतल की इक्का गाड़ी, पुरुष धड़ की मूर्ति, गेहूं, जौ, R37 कब्र, सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मुद्रा। जो करेंसी या करेंसी नहीं, मुहरे लिखना ज्यादा सही है। मुहर जो थी उसपे कुछ लिखा मिला है यहां पे। ठीक है, सबसे ज्यादा अभिलेख मतलब लिखा हुआ, मतलब मुद्राओं पे कुछ ना कुछ लिखित है। ठीक है, और 8वां मैंने लकड़ी का ताबूत, जिसे इतिहासकार कहते हैं कोई विदेशी की कब्र रही होगी। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा ये तो हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया। हड़प्पा से इतने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। अच्छा सेम ऐसे ही आपको मोहनजोदड़ो, कम से कम 2 जगहों से फाइंडिंग्स याद रखनी है, एक हड़प्पा दूसरा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो दूसरा मोहनजोदड़ो, दूसरा क्या है बच्चों? मोहनजोदड़ो। शायद आपको काफी लोगों को आता भी हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करो। मोहनजोदड़ो जो साइट है वैसे ही सेम पढ़ेंगे। 1922 में खोजी गई थी। किसने खोजी थी बच्चों? उसको राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा को खोजी थी। तो इसको RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने खोजा हुआ है, याद करके रखना है आपको। बच्चों जो
मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और बच्चों यह पाकिस्तान में ही स्थित है। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट मोहनजोदड़ो से याद हो गए। 1922 ईस्वी में आरडी बैनर्जी, सिंधु घाटी, सिंधु से मिला है, सिंधु नदी पाकिस्तान में स्थित था। और यहां पर चारों फैक्ट याद हो गए। 1921 दयाराम साहनी, रावी नदी किनारे पाकिस्तान में स्थित था। ठीक है, कंपैरिजन करके पढ़ो। अब जो प्राप्त चीजें जो है, क्या प्राप्त हुआ है उसको भी तो पढ़ना आवश्यक है। तो बच्चों यहां से जो जो चीजें प्राप्त हुई है, एक एक चीज को आपको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा। जैसे क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले बच्चों विशाल स्नानागार यहां से प्राप्त हुआ है। फाइंडिंग में सबसे पहले विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, ठीक है, ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं, विशाल स्नानागार। बच्चों विशाल अन्नागार यहां से प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। बच्चों एक सभा भवन यहां से प्राप्त हुआ है। असेंबली हॉल, शायद यहां मीटिंग करते होंगे, तो सभा भवन यहां से प्राप्त हुआ है। बच्चों एक महाविद्यालय प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय के साक्ष्य प्राप्त होते यहां से। ठीक है, ये जितने पॉइंट्स हैं सब पेपर में पूछे गए हैं। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, महाविद्यालय, ये सब प्राप्त हुए हैं। और फाइंडिंग में अगर देखें तो बच्चों कांस्य नर्तकी की मूर्ति, कांस्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कई पेपरों में पूछा गया है। कहां से मिली हुई है? नर्तकी की मूर्ति, ये कहां से मिली हुई है बच्चों? तो यह मिली है कहां से? मोहनजोदड़ो से। कांस्य नर्तकी की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। पुजारी की पत्थर मूर्ति, ऐसा मानते हैं कि यहां का शासक था, तो पुजारी की पत्थर मूर्ति यहां से प्राप्त हुई। पुजारी, ये मानते हैं कि ये यहां का शासक था। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति या पत्थर की मूर्ति। क्लियर? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति या पत्थर की मूर्ति। बच्चों मुहर पर पशुपति शिव मिले हैं। पशुपति शिव, पशुपति शिव मुहर पे। आदि योगी, रुद्र, महादेव, देव के देव महादेव, सबसे प्राचीन देवता पशुपति शिव के साक्ष्य यहां पर मुहर पे प्राप्त हुए हैं। बच्चों मार्शल जो एक इतिहासकार है वो कहता है कि ये शिव के सबसे प्राचीन साक्ष्य है, तो इसलिए शिव को वो आद्य शिव कहता है। आद्य मतलब प्रोटो, प्रोटो मतलब प्राचीन। तो जो पशुपति शिव मुहरों पर जिनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह आद्य शिव कहे गए हैं। पशुपति शिव, शिव सबसे प्राचीन देवता है। जब वो वैदिक काल में आएंगे तो रुद्र कहे जाएंगे, फिर बाद में वो महेश कहे जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। राइट, क्लियर? पशुपति शिव जो है वो मुहर पे कहां मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं बच्चों। ठीक है, इतनी बातें। बच्चों एक चीज याद रखेंगे, यहां से सर्वाधिक मुहरें मिली हैं। अब ध्यान से समझना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे यहां पे, लेकिन बच्चों बिल्कुल मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। बच्चों यहां देखो, यहां सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मुद्रा, अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर सबसे अधिक लिखी हुई मुद्रा, मतलब मुद्राओं पे कुछ लिखा हुआ है तो कहां से मिला है, तो आप हड़प्पा लगाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ पूछे कि सबसे ज्यादा मुहर कहां पाई गई है तो उसका आंसर मोहनजोदड़ो। लेकिन सबसे ज्यादा अभिलेखित मुहर पूछे तो उसका आंसर हड़प्पा लगाना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहनजोदड़ो के लिए जो बहुत बेसिक है, लोग सबको पता है कि इसको बच्चों मृतकों का टीला कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछता भी नहीं, मृतकों का टीला, इसका जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला, सबसे आसान। ठीक है, लेकिन बच्चों मेरा जो फोकस है, मैं चाहता हूं कि जो मुश्किल चीज है जैसे फाइंडिंग्स है वहां से प्रश्न पूछते हैं तो उसको आप याद ही कर ले। बच्चों यहां पे कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा मिला हुआ है, सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं यहां पे। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने मकान पाए गए हैं हर मकान से अटैच एक कुआं पाया गया है। तो यहां पे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा कुएं मिले हैं यहां पे, सबसे ज्यादा कुएं। अब बताओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगातार ये फाइंडिंग्स को याद करके रखोगे। मेरे साथ एक बार सारे लोग कमेंट में सिर्फ काम की बातें करते रहो। जितने लोग देख पा रहे हैं सिर्फ काम की बातें करो। काम की बात यही है बच्चे कि फाइंडिंग में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, महाविद्यालय, कांच नर्तकी की मूर्ति, पुजारी की पत्थर मूर्ति, पशुपति शिव मुहर पर है, सर्वाधिक मुहर यहां से पाई गई है, सूती कपड़ा, सबसे ज्यादा कुओं के साक्ष्य यहां से पाए गए हैं। और साथ ही साथ जब प्रीवियस हम आते हैं, जब प्रीवियस हड़प्पा में आते हैं तो मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति, पीतल की इक्का गाड़ी, पुरुष धर की पत्थर की मूर्ति, गेहूं के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य, R37 का
कब्र, सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मुद्राएं, लकड़ी का ताबूत जिसे विदेशी की कब्र कहा गया। क्लियर समझ पा रहे हैं? 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 बिल्कुल सही। तो चलो अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको मोहनजोदड़ो और साथ साथ ये सारे फैक्ट्स बता दिए किसके किसके बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। अब कुछ ये देखो, 2 साइटों से कुछ 15 से 17 फाइंडिंग्स मैंने बताई है, ठीक है? 15 से 17 फाइंडिंग्स मैंने बताई है बच्चों। 15 से 17 फाइंडिंग्स जो है आपको अपने जहन का हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये आप जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा ना यहीं से पूछेगा और कहीं से नहीं। और बाकी चीजें आसान है कि कब, टाइम पीरियड क्या है उसका, ठीक है, समकालीन सभ्यताएं क्या है, एक्सपेंशन कहां तक, ये सब बता देंगे। फाइंडिंग से बचते हैं सब, ठीक है, फाइंडिंग से बचते हैं, तो फाइंडिंग से बचना नहीं है, ठीक है सब। अच्छा, कुछ लोग लेंथ ब्रेड्थ पूछ रहे हैं, तो बच्चों ये है 11 7 इंटू 2, ये पूरी लेंथ है 11.88 एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखी है, मीटर क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है। हालांकि इतना डिटेल वो नहीं पूछने जा रहे, ठीक है, कि अब सबका मैं लिखूं कि अन्नागार, स्नानागार और सभा भवन क्या लेंथ थी, इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ कहां पर हाँ थोड़ी सी टेढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट आप सारे बच्चे बताएं, एक बार मुझे कंफर्म करें कि ये जो 2 साइटों से मैंने महत्वपूर्ण स्थल के बारे में ये पॉइंट्स बताएं, एक बार सारे बच्चे मुझे हैशटैग करके ही बताएंगे, हैशटैग करके बताएं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की फाइंडिंग्स सिर्फ समझना है, याद आपको करना है बच्चों, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, याद आपको करना है। सारी राजनीतिक पूर्वाग्रहों से दूर होकर अपने काम की चीजें करें, पढ़ाई लिखाई करें, सफल हो जाए, बाकी चीजें चलती रहेगी जीवन में। आपको कहीं नेता तो नहीं बनना है ना कि आपको सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है। तो पढ़ाई के अलावा जीवन में कुछ नहीं है, ऐसा सोचें और पढ़ते रहें। बाकी क्या हो रहा है आपके आसपास उससे जुड़े भी रहें और पूरी तरह से अनभिज्ञ भी रहें। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था पता है? स्थित प्रज्ञ होकर निष्काम कर्मयोग करने की बात कही थी। अर्थात तुम कर्म से जुड़ो भी नहीं, तुम कर्म से जुड़े भी रहो, कार्य कर रहे हो लेकिन आसपास जो हो रहा है उससे बच के रहो, लेकिन जानते भी रहो कि क्या हो रहा है। क्लियर समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, नेता बनना है तो पहले कोई अपनी पोस्ट ले लो, गवर्नमेंट सर्विस में चले जाओ, उसके बाद जब आप नेता बनोगे या कोई भी कार्य करोगे, क्योंकि आपने जब मेहनत से कोई चीज अचीव की होती है उसके बाद जो आप कार्य करते हैं तो उसमें पूर्ण समर्पण आपको दिखता है। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हड़प्पा हो गया, ये तो हो गया मोहनजोदड़ो। आप में से मैक्सिमम लोग कह रहे हैं ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखो कुछ साइटें, अब इतनी साइटें अब जो मैं बताऊंगा वो इतनी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स पे नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखो आगे चन्हू-दड़ो एक साइट है बच्चों। कौन सी साइट है? तीसरी साइट है। अब जितनी साइटें आएंगी चन्हू-दड़ो, वो बच्चों साइटों को सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। चन्हू-दड़ो, चन्हू-दारो इंग्लिश में कहते हैं इसे। चन्हू-दड़ो जो साइट है, सबसे पहले बच्चों 1931 में इसे क्या किया गया था? खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1931 में इसे खोजा गया था और बच्चों एनजी मजूमदार ने इसे खोजा है। एनजी मजूमदार ने बच्चों इस साइट को खोजा है, चन्हू-दड़ो को, ठीक है। और बच्चों यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है बच्चों मोहनजोदारो, चन्हू-दारो। और बच्चों ये भी साइट कहां पर स्थित है? ये भी साइट पाकिस्तान में स्थित है। कुछ चीजें फाइंडिंग प्राप्त क्या हुआ है यहां से, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको मैं यहां पे चर्चा कर दूं। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कुल मिला के जान। पहली चीज तो मनका बनाने का काम, मनका मतलब क्या होता है? जो माला में मनका लगता है उसे मनका, मनका बनाने का कारखाना। यहां से क्या बनाने का? मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का क्या? कारखाना। मनका बनाने का कारखाना मिला है कहां से बच्चों? चन्हू-दारो से, ठीक है। अच्छा, और क्या मिली है? हर जगह तो वर्गाकार ईंटें मिली हैं, लेकिन यहां पे कर्व से वक्राकार बच्चों, कर्व्ड वक्राकार ईंटें यहां से मिली हैं। ये कई बार आपके यहां पूछा गया है बच्चों। एक चीज ध्यान दे दो, जो चीजें सामान्य है वहां से प्रश्न नहीं आएंगे। ईंटें हर जगह कहां क्या मिली? वर्गाकार मिली है, लेकिन यहां से कर्व से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो ये मन का मतलब होता है जो माला बनती है ना, जैसे ये माला बनती है ना, तो इसमें जो मनके लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो मनका बनाने का कारखाना यहां से मिला हुआ है। पहला पॉइंट, वक्राकार ईंटें मिली हैं बच्चों। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां से क्या पता चलता है, यहां से ये पता चलता है बच्चों, यहां से ये पता चलता है कि ये डोमेस्टिक जानवर रहे होंगे, बिल्ली और कुत्ते। ठीक है, तो ये मिले हुए हैं बच्चों। यहां पर सौंदर्य प्रसाधन की बहुत सारी चीजें मिली हैं, कॉस्मेटिक्स की, खासकर यहां से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और बच्चों एक चीज और, यहां से बैलगाड़ी के भी साक्ष्य मिले हुए, बैलगाड़ी के भी साक्ष्य यहां से मिले हुए हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। चन्हू से 1921 ईस्वी से एनजी मजूमदार, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है, मानका बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, लिपस्टिक के साक्ष्य और बैलगाड़ी, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। एक बार अगर सबको समझ में आई हो तो एक बार मुझे एक हैशटैग करके बता दो, चन्हू दारो, अगर आपको समझ में आ गया हो। एक बार सारे बच्चे मुझे कंफर्म कर देंगे, जितने सारे लोग देख रहे हैं। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे। एक बार अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कंफर्म कर देंगे, बताएं। क्लियर है? बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, शानदार। ये मैराथन आप जितने पेपर वनडे में दे रहे हैं सबके कार्य आएगा, सब एकदम बढ़िया से आप कर जाओगे वहां पर, अगर आपको हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आएगा। ठीक है, एक बार क्लियर मुझे बता दें, जितने सारे बच्चे हैं जुड़ने का प्रयास करें, जितने सारे बच्चे हैं जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, आप शेयर भी कर सकते हैं सेशन, अगर आपको बढ़िया लग रहा है, इंफॉर्मेशन बढ़िया मिल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप इस सेशन को शेयर भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इस पूरे सेशन से लोग जुड़े। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट है मैं आपको और बता देता हूं। जैसे बच्चों कालीबंगा एक साइट है, कौन सी साइट है? कालीबंगा एक साइट है। कालीबंगा जो साइट है उसके बारे में भी कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। कालीबंगा जो साइट है 1953 1953 ईस्वी में यह साइट बच्चों खोजी गई। 1953 ईस्वी 1953 में यह साइट खोजी गई थी। 1953 में अमलानंद घोष ने इसे खोजा था बच्चों। अमलानंद घोष ने इस पूरी साइट को खोजा था बच्चों। ठीक है, और यहां से क्या, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो बच्चों यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। अमलानंद घोष ने खोजा था, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और बच्चों यह देखा जाए तो यह राजस्थान में स्थित है। ये कई बार प्रश्न पूछा है कि ये कहां पर स्थित स्थल है, तो ये राजस्थान में स्थित है। अब यहां से कुछ चीजें फाइंड की गई है, जैसे यहां से बच्चों 7 अग्निकुंड मिले हैं। अब देखो यहां पर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अग्निकुंड है ये धर्म का प्रतीक है या सामाजिक कोई कार्य का प्रतीक है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहां से धर्म की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि हम इनकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसीलिए बच्चों हमें यह नहीं पता है कि जो अग्निकुंड मिले हैं ये धार्मिक तौर पर यूज होते थे या किसी और तौर पर यूज होते थे। ठीक है बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो क्या है? वो है बच्चों यहां से जुता हुआ खेत मिला हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जुता हुआ खेत प्राप्त होना मतलब कृषि की शुरुआत मानी जा सकती है। और साथ ही साथ बच्चों यहां से अलंकृत ईंटें, ईंटें तो हर जगह मिली है बच्चों, यहां से अलंकृत ईंटें मतलब ईंटों को सजावटी ईंटें मिली हुई है। सजावटी ईंटें, देखो ईंट हर जगह से वर्गाकार मिली है, वक्राकार कहां से मिली? चन्हूदारों से। लेकिन अलंकृत ईंटें कहां से मिली है? तो बच्चों अलंकृत कालीबंगा से मिली है। बच्चों ऊंट के साक्ष्य मिले हुए हैं। ऊंट तो राजस्थान में तो ऊंट होते ही है, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ऊंट के साक्ष्य यहां से मिले हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों यहां से काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां मिली हुई हैं। काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां मिली हुई हैं बच्चों। तो ये इसकी फाइंडिंग है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जुता हुआ खेत। ये मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया, जुता हुआ खेत वाला पॉइंट कई बार आपके पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, अब बच्चों कुछ और साइटें हैं, जैसे लोथल हो गया। जैसे क्या हो गया? जैसे लोथल हो गया। लोथल जो एक साइट है बच्चों, ये जो लोथल है यह 1957 में खोजी गई है।
एस आर राव ने खोजी है इसे। किसने खोजी है? एस आर राव ने इसे खोजा हुआ है। और साथ ही साथ बच्चों भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। ये कई बार पूछा है किस नदी के किनारे स्थित है, तो बच्चों यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और बच्चों ये कहां पर स्थित है, तो याद रखेंगे यह गुजरात में स्थित है। और यहां से कुछ फाइंडिंग्स जो आपको याद करनी होगी कि क्या क्या यहां से मिला है, तो सबसे पहले यहां पर बच्चों बंदरगाह के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य? बंदरगाह। चावल के साक्ष्य यहां से मिले हैं, चावल के साक्ष्य यहां से मिले हैं। बच्चों यहां से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहां से भी किसके साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बंदरगाह मिला। इतने पॉइंट्स आपको लोथल से याद करना होगा। ठीक है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत वाला पॉइंट कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद करके रखोगे। अच्छा, एक साइट है बच्चों सुरकोटदा, इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछता। बच्चों सुरकोटदा के बारे में क्या पूछता है? पहली बात तो ये साइट कहां पर है? गुजरात में है, या तो ये पूछता है। बच्चों ये एकमात्र साइट है जहां से घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य, बच्चों मतलब यहां पर घोड़े के साक्ष्य, जबकि और कहीं भी घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार लगा देता हूं। 2014 एसएससी सीजीएल में आने के बाद ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो सुरकोटदा से ये याद कर लेंगे। ऐसे ही एक साइट है बच्चों राखी गढ़ी। क्या नाम है? राखी गढ़ी। बच्चों जो राखी गढ़ी साइट है, ये जो राखी गढ़ी साइट है बच्चों, यह कहां पर स्थित है? ये पूछ सकते हैं। राजस्थान में स्थित है। बच्चों जो राजस्थान में स्थित है। और राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे है। और यहां से सिर्फ एक पॉइंट पूछा जाता है कि बच्चों भारत में स्थित यह सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है। भारत में स्थित वर्ड यूज किया। अगर ओवरऑल पूछेगा तो आप मोहनजोदड़ो लगाना है आपको। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन अगर पूछे कि भारत में स्थित सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो आप कहोगे राखी गढ़ी है। तो यहां पर लिख देता हूं भारत में, ये पूछा गया इसलिए स्टार लगाता हूं। भारत में स्थित सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ी साइट, साइट को कहते हैं स्थल, या साइट ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। एक चीज और, एक साइट और थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर जगह कहीं है नहीं, तो कहां लिख दें? अगले पेज पे लिख देते हैं। बच्चों एक साइट है धौलावीरा। धौलावीरा। बच्चों धौलावीरा जो साइट है, ये कहां पर स्थित है? तो याद करके रखेंगे, गुजरात में स्थित है। बच्चों ये जो साइट है, यह साइट जो है यह विश्व विरासत स्थल बना दी गई है। याद करके रखेंगे, विश्व विरासत स्थल इसे बना दिया गया था। कब बनाया गया? 2019 में। तो यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो विश्व विरासत स्थल कब बनाया गया धौलावीरा को? तो बच्चों यह 2019 में धौलावीरा को क्या बना दिया गया? विश्व विरासत स्थल बना दिया गया। बच्चों यहां पर जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं। वाटर मैनेजमेंट के साक्ष्य यहां से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया धौलावीरा, अच्छे से याद करके रखेंगे। एक साइट और ले लेते हैं, रोपड़ ले लेते हैं। रोपड़ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ले लेते हैं। रोपड़ जो साइट है उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। रोपड़ साइट से संबंधित कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो बच्चों रोपड़ जो है, सबसे पहले यह पंजाब में स्थित है। यह पॉइंट आप याद करके रखोगे। दूसरा पॉइंट, यह बच्चों सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह भी आप बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे। रोपड़ साइट में 2 पॉइंट आपको याद हो गए। कौन कौन से पॉइंट याद हो गए? सबसे पहला पॉइंट हो गया कि यह पंजाब में स्थित है, और दूसरा पॉइंट सतलज। देखो 2 चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं यहां पे, रोपड़ और लोथल सॉरी एक जैसी लगेंगी, लेकिन याद रखना लोथल जो है गुजरात में है, और जो रोपड़ है बच्चों यह पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, ये पॉइंट आप याद करके रखेंगे। और जो एक पॉइंट रोपड़ से पूछा गया है अब तक, वो क्या है वो मैं बात कर लेता हूं। बच्चों यह जो साइट है, यह स्वतंत्रता के बाद खोजी गई पहली साइट है। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजी गई पहली साइट, यही क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में
खोजी गई पहली साइट। तो बच्चों ये है, आप क्लैरिटी का लेवल देख रहे हैं। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे क्लैरिटी का लेवल आपका क्या रहा होगा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है, देखो कहां से कहां तक क्या क्या पढ़ा हुआ है हमने, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो, सिंधु घाटी सभ्यता नाम से संबंधित, फिर उसके बाद समयकाल 2300 से लेकर 1750, उसके बाद समकालीन सभ्यताएं 3 बताई हैं, विस्तार बताया है मैंने कि 13 लाख किलोमीटर, 20 लाख किलोमीटर, शेप क्या है, त्रिभुजाकार है बच्चों, 3 देश कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, ये है विस्तार वाला पॉइंट। और उसके बाद तथ्य में मैंने बताया नगरी सभ्यता उसे क्यों कहा जाता है, समाज कैसा था, धातु का प्रयोग कौन करते थे, प्रिय पशु क्या था, व्यवसाय क्या था, लिपि क्या थी, उसके बाद महत्वपूर्ण स्थल में हड़प्पा, उससे संबंधित 4 इंफॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट प्राप्त हुई चीजें, मोहनजोदड़ो और उससे संबंधित चीजें, और उसके बाद चन्हू-दाड़ो और उससे प्राप्त चीजें, कालीबंगा से प्राप्त चीजें, उसके बाद मैंने लोथल, सुरकोटदा, राखीगढ़ी के बारे में बात करी, और यहां पे धौलागिरा। तो बच्चों एक कोई व्यक्ति कह रहे हैं इसमें कि 2021 में डाली गई, तो इसको एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा कि कब इसे विश्व विरासत स्थल बनाया गया अगली क्लासेस में। ठीक है, तो इतना याद रखोगे, ये विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी तक अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं #IVC, अगर आपको अभी तक ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो। एक बार मुझे बताएं कंफर्म करके। एक बार मुझे कंफर्म कर दें, #IVC बताएं। बच्चों वो राजस्थान हरियाणा वाला बॉर्डरिंग एरिया है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान ही लिखा है एनसीईआरटी ने, घबराएंगे नहीं। क्लियर, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जिसका आज जन्मदिन है उनको बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए, बहुत शानदार। चलो, तो अभी तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मंजू क्या नाम है आपका, मंजू यादव कह रही है कि मुझे समझ नहीं आया। बच्चे अगर आप अभी आई होंगी तो ये वाजिब है कि आपको समझ में नहीं आए। आपको पूरी क्लासेस बहुत धैर्य से, जब से अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तब से आपने पढ़ा होता तो आपको बिल्कुल समझ में आता। फिलहाल अब अगले चैप्टर में चलते हैं, आईवीसी के बाद एक दूसरी सभ्यता, वैदिक सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल।